जय हिंद साहब। पिछली कुछ कक्षाओं से हम शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कल हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण विधियां हो गई, लेकिन एक तो शिक्षण विधियां छूट गई थी। ठीक है, एक अभिक्रमित अनुदेशन अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, हालांकि अभिक्रमित अनुदेशन मनोविज्ञान का विषय है, मनोविज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है, फिर भी अपन उसका थोड़ा सा अध्ययन अपन यहाँ अपने हिंदी विषय में भी कर लेते हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा समझने का। हालांकि मनोविज्ञान का चैप्टर है, फिर भी आपने मनोविज्ञान में पढ़ा भी होगा। मनोविज्ञान में अभिक्रमित अनुदेशन नहीं पढ़ा भाई, जिनके अब मनोविज्ञान का चैप्टर है अभिक्रमित अनुदेशन, फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको समझने की और समझाने की। ठीक है, और कोशिश क्या करते हैं, करेंगे ही, निपटाएंगे। अभी देखो, अब बातें बंद कर दो। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित, मैं आपको इसका मंतव्य समझा दूं। भाषा के शब्द अपनी जगह, क्योंकि मनोविज्ञान की शब्दावली थोड़ी सी जटिल आती है ना। अब अभिक्रमित अनुदेशन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इसको मैं सीधे सीधे अर्थों में आपको समझा देता हूं। देखो, मान लीजिए आपको हमने एक पुस्तक दी, समझना ध्यान से, आपको हमने एक पुस्तक दी, उस पुस्तक में पहला चैप्टर वर्ण विचार का है, उसके बाद उसके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में अगला चैप्टर संज्ञा का है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके हैं। अगला चैप्टर सर्वनाम का है, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके हैं। उसके बाद विशेषण है, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके। इस प्रकार मैंने आपको एक किताब दे दी। ठीक है, धन्यवाद, आप भी बढ़ा के आओ इसको। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको पुस्तक दे दी। अब आपने घर बैठ करके पहले तो वो पुस्तक पढ़ी। ठीक है, बहुत आराम से आपने उस पुस्तक का अध्ययन किया, वर्ण विचार को खुद पढ़ा आपने, खुद, बिना किसी शिक्षक के सहायता के। अब आपको कैसे पता चले कि आपने सीखा या नहीं सीखा? आपको कैसे मालूम चले कि आपने उसको सीखा या नहीं सीखा? जैसे ही उस टॉपिक के 50 प्रश्न आपके सामने आए, आपने उनको सोल्व किया। ठीक है, सोल्व किया 50 में, मान लीजिए आपने एक बार इसको ओपन कर दो यार, ओपन कर दो, पत्थर लगा दो। ठीक है, तो आपको तुरंत ही, आप जैसे ही वो 50 प्रश्न सोल्व करेंगे, आपने 48 सही कर दिए, आपने 45 सही कर दिए, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 50 कर दो तब तो आएगा ही आएगा कि यार ये टॉपिक तो हम सीख चुके हैं, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आप एक बहुत सकारात्मक पुनर्बलन के साथ आगे बढ़ जाएंगे दूसरा टॉपिक पढ़ने के लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मान लीजिए आपने 50 सोल्व किए, 50 में से तो आप 25 ही कर पाए, आप दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे नहीं, आप वापस बैक आएंगे, यार एक बार इसको वापस पढ़ते हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा विषय है। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ने को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। मैंने एकदम लोकल भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास भूगोल की कोई पुस्तक है, अब उसमें पहला पाठ क्या दिया जाएगा? पहला पाठ तो भूगोल के कुछ सामान्य सिद्धांत होंगे। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश होंगे। ठीक है, इस 4 खंडों में बटे होंगे, उस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हिंदी है तो पहला पाठ वर्ण विचार, फिर संज्ञा होगा। अब ऐसा तो नहीं पहला पाठ सर्वनाम दे दे फिर संज्ञा दे दे, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो पूरे पाठ्यक्रम को तर्क सम्मत क्रम में, तर्कों के आधार पर एक व्यवस्थित ढंग से बांटने को क्या कहते हैं? अभिक्रमित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रमित। और इस पूरी विधि को क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। अब इसमें विद्यार्थी अपनी गति से आगे बढ़ता है। अरे भाई, मान लीजिए पहला चैप्टर 10 पन्नों का है, किसी विद्यार्थी ने 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया और याद भी कर लिया। किसी ने 5 दिन लगाए, किसी ने 1 दिन में कर दिया। तो अब कोई विद्यार्थी उसमें 5 दिन लगा रहा है, वो आपको रोक रहा है कि आप आगे मत जाना, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं होगा। आप अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं, आपने सीख लिया तो आप आगे जा सकते हैं। और कोई 1 दिन में कर लेता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से आगे जाएगा। और जो 5 दिन में पढ़ने वाला, उसको ये चिंता नहीं यार बाकी ने कर लिया मैं रह गया, ये भी नहीं, वो अपनी गति से आगे बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन में स्वगति का सिद्धांत काम करता है। व्यक्ति अपनी गति के अनुसार सीखते हुए आगे बढ़ सकता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, प्रश्न कई बार ऐसे बन जाते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कैसी विधि है? व्यक्तिगत? अरे कैसी विधि है? सामूहिक शिक्षण हो रहा है क्या इसमें? नहीं, इसमें तो व्यक्तिगत। ठीक है, और व्यक्ति आगे बढ़ेगा कैसे? पुनर्बलन मिलेगा।
उसके उत्तरों की शुद्धता और अशुद्धता या उत्तर का सही या गलत होना ही उसकी गति पे निर्भर करेगा। भाई उत्तर जैसे ही सही होगा उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है, उत्साह भी आएगा कि यार ये टॉप पार्ट मैंने पढ़ा और मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं जोश के साथ दूसरा भी पढ़ूंगा, मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, ऐसा मन में उसके भाव आएगा। और उसके अंदर उसको जोर आया, आधे आधे ही सही हुए तो वापस उसको वापस रीड आउट करेगा, वापस पढ़ेगा, ठीक है, उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, भाई मेरा ये पाठ तो तैयार नहीं हुआ, वो वापस उसको पढ़ेगा। समझ गए आप इस बात को? ठीक है, तो इसमें 5 सिद्धांत काम करते हैं। एक तो काम करता छोटे पदों का नियम। पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। प्रत्येक खंड को फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम। छोटे खंडों में बांट लिया, ठीक है। फिर बाद में व्यक्ति स्वयं ही उत्तरों की जांच करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें शिक्षक मूल्यांकन नहीं करता, स्वयं मूल्यांकन है। हालांकि शिक्षक से भी मूल्यांकन आप करवा सकते हैं। मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्यांकन तो आप कर लेंगे, लेकिन लिखित प्रश्न दे दिए गए आपको, मान लीजिए 20 लिखित प्रश्न दे दिए गए, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो स्वयं मूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत, स्वगति का नियम, वो भी इसके अंदर लगेगा, ठीक है। और सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन के आधार पर व्यक्ति क्या बढ़ेगा? आगे। बाद में अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग खंडों में बांटा, साखीय, रेखीय, कंप्यूटर आधारित, ठीक है, इस प्रकार इसको बांटा गया। लेकिन आपके मस्तिष्क में कंप्लीट हो गया ना, इसका सीन तो कंप्लीट हो गया ना। एक सिडनी एल प्रेसी नाम के विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इसका प्रयोग, इस विधि का प्रयोग करने वाले विद्वान आप मनोविज्ञान में पढ़ते होंगे, स्किनर नाम का कोई विद्वान है, वो इसके क्या थे? जन्मदाता थे। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। मान लीजिए आपको एक जीके की पुस्तक दे दी गई, पुनः देख लीजिए। मान लीजिए वो पहले नीले कलर की ल्यूसेंट आया करती थी, मान लीजिए पुस्तक दे दी। अब आप उसको पढ़ते जा रहे, आपको क्या पता कि आपने कितना सीखा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी गहराई से आप सीख पा रहे हैं, इससे आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको तो नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करेंगे? उसकी कोई वस्तुनिष्ठ भी एक बुक आती, वो खरीदेंगे, पहला चैप्टर इधर पढ़ेंगे, बाद में उसके प्रश्नों को हल करेंगे। यदि प्रश्न सही हो गए तब तो एक जोश आएगा कि यार हाँ सीख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं जोश के साथ, दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे, दूसरे फ्रेम में प्रवेश करेंगे, अन्यथा वापस रिवर्स आएंगे और उसको वापस पढ़ेंगे। तो इसमें विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार आगे बढ़ता है। ये शिक्षण की व्यक्तिगत अनुदेशन की क्या है? विधि है। ठीक है, तो समझ में आ गए? अब इसकी टेक्निकल जो शब्दावली है उसको अपन लिख लेते हैं। लिखो लिखो। अभिक्रमित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अभिक्रमित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी एल प्रेसी। अभिक्रमित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी एल प्रेसी। शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अभिक्रमित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी एल प्रेसी। प्रतिपादक पीएफ स्किनर, 1954। स्किनर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्कॉलर था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। अभिक्रमित अनुदेश सिडनी एल प्रेसी। प्रतिपादक बीएफ स्किनर, 1954, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक है, अब स्किनर लिखो, स्किनर ने क्या कहा इसके बारे में लिखो। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार प्रयत्न तथा सफलता द्वारा, स्किनर के अनुसार प्रयत्न तथा सफलता द्वारा उत्तम अधिगम होता है। प्रयत्न तथा सफलता द्वारा उत्तम अधिगम होता है, उत्तम अधिगम होता है। क्योंकि
क्योंकि बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से, क्योंकि बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, आपने मनोविज्ञान में एक ऐसा प्रयोग देखा, जैसे जिसमें एक वो चूहा उछलता है बार बार, एक लीवर पे पैर रख देता है, उसका पिंजरा खुल जाता है। ठीक है, ऐसा देखा है ना आपने? तो उसने बार बार प्रयत्न किया, फिर सफलता मिल गई, फिर अगली बार उसको बंद करो, सीधा वो लीवर पे ही कूदेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार हम भी आगे बढ़ते और हमें बार बार सफलता मिलती है, तो क्या मिलता है? सीखने का प्रोत्साहन मिलता है। भाई पाठ पढ़ा और पाठ के 50 में से 48 प्रश्न क्यों सही हो गए, तो ऐसे आत्मविश्वास तो आएगा ही ना, और हम उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। लिखिए आगे, मनोविज्ञान की अगली पंक्ति में लिखिए, मनोविज्ञान के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर इसे सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मनोविज्ञान के आधार पर इसे सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। मनोविज्ञान के आधार पर इसे सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद, आदि अंग्रेजी राधे सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में हुआ। भारत में सबसे सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1963 ईस्वी में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में हुआ। सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में हुआ, भारत में सबसे पहले प्रयोग। अगली पंक्ति में लिखिए, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिगत आगे बढ़ता है ना व्यक्ति। अब इसमें कथन लिखिए, एक विद्वान फ्रेड स्ट्रोफेल, तो कथन का कथन हो जाएगा और इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी। फ्रेड स्ट्रोफेल, स्ट्रोफेल, हाँ सही लिखा, फ्रेड स्ट्रोफेल। लिखो, फ्रेड महोदय क्या कहते हैं, लिखो, ज्ञान के छोटे छोटे घटकों को, ज्ञान के छोटे छोटे घटकों को, ज्ञान के छोटे छोटे घटकों को तर्क सम्मत क्रम में, ज्ञान के छोटे छोटे घटकों को तर्क सम्मत क्रम में व्यवस्थित करने को, तर्क सम्मत क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, तर्क सम्मत क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम, वह संपूर्ण प्रक्रिया को,
वह संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। वह संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया भाई? पूरा का पूरा आपको जो सीखना है उसको तर्क सम्मत क्रम में, भाई जो पहले आना चाहिए वो पहले आए, जो उसके बाद आना चाहिए वो बाद में आए, छोटे छोटे खंडों में बांट लेना, इसको क्या कहते हैं? अभिक्रम। इस पूरी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। एक कथन और लिखी सुसान माइकल साहब का, सुसान माइकल, सुसान माइकल। देखिए, अभिक्रमित अधिगम, देखो इन्होंने क्या कहा? अभिक्रमित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन की, अभिक्रमित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन की एक ऐसी विधि है, व्यक्तिगत अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं को सक्रिय रखकर, जिसमें विद्यार्थी स्वयं को सक्रिय रखकर, जिसमें विद्यार्थी स्वयं को सक्रिय रखकर अपनी गति के अनुकूल, अपनी गति के अनुकूल प्रगति करता है, अपनी गति के अनुकूल प्रगति करता है। इसका जो दूसरा सिद्धांत होता है वही सक्रिय सहयोग का सिद्धांत होता है। इसमें जितने लोग सीख रहे हैं वो सब व्यक्तिगत तौर पे सक्रिय रहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि आप, जरूरी थोड़ी कि आप पे से सब सक्रिय हो, क्या पता कोई कहीं खोया हुआ हो, किसी के मन में कोई चिंता चल रही हो, किसी के मन में और कोई प्लानिंग चल रही हो, एक क्षण के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई उनिंदा हो तो नींद भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन ये अभिक्रमित अनुदेशन में हर विद्यार्थी सक्रिय रहता है, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़िए। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत जी। कितने पद होते हैं? 5। देखो 5 पद, इसके 5 पद माने गए। पहला लिखो छोटे पदों का नियम, छोटे पदों का नियम। छोटे पदों का नियम, ये क्या होगा भाई? भाई आपकी जो भी पाठ्य वस्तु है उसका आप पहले विश्लेषण कर लो और तर्क के अनुसार उसे छोटे छोटे खंडों में बांट लो। भाई जैसे अपन व्याकरण की बात कर रहे थे, तो व्याकरण में पहले वर्ण विचार पढ़ोगे, फिर संज्ञा पढ़ोगे, फिर सर्वनाम पढ़ोगे, फिर विशेषण पढ़ोगे, फिर क्रिया पढ़ोगे, ऐसे तर्क सम्मत क्रम में आगे बढ़ोगे। अब ऐसा थोड़ी पहला टॉपिक उपसर्ग का दे दिया और दूसरा संधि का दे दिया, तो ये तो अतार्किक विवेचन हो गया ना। पहले तो आपको संधि ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको उपसर्ग समझ में आएंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो छोटे पदों का नियम, आपकी जो पाठ्य वस्तु है उसको छोटे छोटे खंडों में अपने तर्क के अनुसार बांट लिया। देखो, विषय वस्तु को, विषय वस्तु का, विषय वस्तु का पूर्ण विश्लेषण कर, विषय वस्तु का पूर्ण विश्लेषण कर, विषय वस्तु का पूर्ण विश्लेषण कर छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है। विषय वस्तु का पूर्ण विश्लेषण कर छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें फ्रेम कहा 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 जाता है।
दूसरा लिखिए सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, ठीक है। सेकंड नंबर लिखिए सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। मतलब समझ गए भाई, इस अभिक्रमित अनुदेशन की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इसमें हर विद्यार्थी क्या रहता है, सक्रिय। अरे वो सक्रिय नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? पढ़ना तो उसको खुद को ही है, खुद ही आगे बढ़ना है। भाई एक बच्चे के ये तो होता है कि यार मेरे पड़ोसी ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, मैं तीसरे में हूं, जल्दी जल्दी करूं, ये भाव तो रहता ही है। तो लिखिए इसकी प्रमुख विशेषता यही है, इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि प्रत्येक छात्र, इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक समस्या का उत्तर देते हुए, प्रत्येक छात्र प्रत्येक समस्या का उत्तर देते हुए अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहता है। प्रत्येक छात्र प्रत्येक समस्या का उत्तर देते हुए अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहता है। अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहता है। देखो ये कितनी बड़ी उपयोगिता हो गई। मान लीजिए हम यहां पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आपके हो सकता है कि 10 बिंदुओं में से एक बिंदु आपको अच्छा नहीं लगे, आप उसको छोड़ ही दो, स्किप कर दो, नहीं यार ये बार नहीं पढ़ रहा, ठीक है। आप उसके प्रश्न का सामना ही ना करो, हो सकता है ना, ठीक है। भाई जैसे मान लीजिए कई विद्यार्थी होते हैं टॉपिक के एक खंड को छोड़ देते हैं, छेड़ते ही नहीं है, ठीक है। यार ये थोड़ा सा जटिल है, इसको थोड़ा अपन छोड़ देते हैं, रहने देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन इस अभिक्रमित अनुदेशन में तो मान लीजिए आपने फ्रेम में 50 प्रश्न बनाए, तो हर प्रश्न माने हर समस्या से प्रत्येक विद्यार्थी का आमना सामना होगा। मान लीजिए मैं मौखिक तौर पे आपको प्रश्न पूछूं, 20 प्रश्न पूछो, तो किसका नंबर कहाँ आए, किसका नंबर कहाँ आए, ठीक है। हर प्रश्न आपको आए या नहीं आए कोई जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है। आप तो बैठे रह गए, पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन वो 20 के 20 आपको सोल्व करना है, मतलब प्रत्येक प्रश्न से आपको क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसकी उपयोगिता, हर विद्यार्थी सक्रिय रहेगा, प्रत्येक समस्या का सामना करेगा और अधिगम के हर स्तर पे उसको क्या रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत लिखो पुनर्बलन का नियम। पुनर्बलन का नियम। पुनर्बलन तो समझते ही हो क्या होता है। जैसे माने आपको मैंने पर्यायवाची पूछे, आपने सही उत्तर दिए, मैं कहूं साधु साधु, और आपने कुछ उत्तर नहीं दिए, मैं कहूं असाधु असाधु, ठीक है। तो साधु साधु वो एक सकारात्मक पुनर्बलन है, और वो ऐसे डांटा रहे, शर्म नहीं आती, पढ़ते नहीं, नालायक को ऐसे ऐसे कह करके कोई डांटते, गुरुजी मान लीजिए मैं तो सियाना हूं, नहीं डांटता, मान लो कोई दूसरा डांटते, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, नकारात्मक पुनर्बलन। तो ऐसे ही विद्यार्थी ने 50 प्रश्न सोल्व किए, उसके ज्यादातर हो गए, तो सकारात्मक पुनर्बलन उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यदि गड़बड़ हो गए तो वो नकारात्मक भी पुनर्बलन ही होगा, उसके मन में वापस क्या आएगा कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे वापस कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें आपकी सफलता का और असफलता का आधार क्या है, प्रत्युत्तर। एक ही पंक्ति लिखवा देते, इतनी लंबी ग्राम कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत्तर ही सफलता का आधार है। प्रत्युत्तर मतलब आपने जो उत्तर दिए वो सही है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, गलत है तो वापस पीछे आएंगे। तो लिख लीजिए प्रत्युत्तर ही सफलता तथा असफलता के द्योतक है। प्रत्युत्तर ही सफलता या असफलता के द्योतक है। प्रत्युत्तर ही सफलता या असफलता के द्योतक है। चौथा लिखिए स्वगति का नियम। स्वगति का नियम, स्वगति का नियम मतलब समझ गए, लिखते ही समझ गए क्या होगा भैया, बोलो। विद्यार्थी अपनी गति से आगे बढ़ेगा, जिसकी जैसी क्षमताएं जो जितना मेहनत कर अपनी गति से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो लिखिए इसमें सीखने की भिन्न गति के आधार पर, भिन्न मानी अलग अलग,
इसमें सीखने की भिन्न गति के आधार पर अधिगम होता है। इसमें सीखने की भिन्न गति के आधार पर अधिगम होता है। ठीक। स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन क्या होता भाई? इसमें लिखवाने की जरूरत ही नहीं है क्या, कि विद्यार्थी अपना मूल्यांकन खुद ही कर लेगा। मान लीजिए प्रश्न जितने भी 40-50 प्रश्न जो हैं वो खुद को ही पता चल जाएगा कि भाई मेरा ठीक है गलत, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का तो पता चल जाता है। फिर ये छात्र परीक्षण का सिद्धांत क्या हुआ? ये हुआ कि आपने यदि लिखित प्रश्न डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे हैं, ठीक है, तो उसकी जांच के लिए आपको गुरुजी की क्या पड़ेगी? जरूरत। तो गुरुजी परीक्षण करके उसकी कमियों को चिन्हित कर देंगे और बता देंगे ऐसा ऐसा सुधार करना, फिर व्यक्ति अपनी गति के अनुसार वापस आगे बढ़ेगा। और स्वगति के नियम में मैंने एक बात लिखाई, इसमें भिन्न गति के आधार पर अधिगम होता है। देखो, कक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज करना। वो कक्षा शिक्षण में संभव भी नहीं है। जैसे हमारे सामने आप ये पूरा भरा हुआ पंडाल बैठा है, ठीक है, अब इसमें से किसी की कैप्चर पावर बहुत तीव्र है, किसी की बहुत धीमी है, किसी की ठीक ठाक है, किसी कैसी है, किसी की कैसी है। हमें तो एक लय बना करके चलना पड़ता, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। तो बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि, जैसे आप जैसे लोग, आप ज्यादातर कुशाग्र बुद्धि है, उनको ये लगता है यार गुरुजी धीमे धीमे चल रहे हैं, वरना अगला पाठ भी करवा देते, वो भी करवा देते, हम तो रट देते, जैसे पहले वाले रटी रखे हो ना, वो अलग विषय है। ठीक है, तो पहला बिंदु तो ये हो गया। अभी किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है, सीखने की गति धीमी है, उसके मन में ये होगा यार ये भाग रहे हैं, मैं तो झूठा ही आया, मैं परेशान हो गया। उसको ये पीड़ा होगी कि नहीं होगी? लेकिन इस व्यक्तिगत अनुदेशन में, अभिक्रमित अनुदेशन में किसी को कोई पीड़ा नहीं होगी। जिसकी जैसी गति है उस गति के अनुसार वो आगे बढ़ जाएगा। तो खैर, पांचवा सिद्धांत क्या है? स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन में लिखने की जरूरत है नहीं, खुद का मूल्यांकन खुद करेगा। छात्र परीक्षण, इसमें एक पंक्ति लिख लीजिए, शिक्षक छात्र द्वारा दिए गए, शिक्षक छात्र द्वारा दिए गए लिखित उत्तरों की जांच करता है। शिक्षक छात्र द्वारा दिए गए लिखित उत्तरों की जांच करता है, जिससे उसको अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है। जिससे छात्र को अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है। जिससे उसको अपनी, या जिससे छात्र को अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है। तो ये 5 सिद्धांतों पे काम करता है क्या? अधिक्रमित अनुदेशन। मुझे ईमानदारी से बताओ, इसका कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना जी? ठीक है। अब ये मनोविज्ञान का विषय, यदि वहां आपको कोई और विस्तार मिलता है तो आप पढ़िएगा, लेकिन ये कंप्लीट हो गया जहां तक मैं समझता हूं। अब इसके कुछ याद करने वाले तथ्य जरूर लिख लो जो आपको रटने हैं। नोट लगा के पहला लिख लो। देखो, 1960 ईस्वी में रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में, रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में अधिगम कर्ता नियंत्रित अनुदेशन, रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में एक नई प्रणाली अधिगम कर्ता नियंत्रित अनुदेशन का जन्म हुआ। 1960 ईस्वी में रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में एक नई प्रणाली अधिगम कर्ता नियंत्रित अनुदेशन का जन्म हुआ। अधिगम कर्ता नियंत्रित अनुदेशन का जन्म हुआ। और एक बिंदु और लिख लो, दूसरा, 1966 ईस्वी में
इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। उन्नीस सौ 66 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग का निर्माण हुआ। उन्नीस सौ 66 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग का निर्माण हुआ। एक एसोसिएशन बनी, एक संस्था का नाम है ये भारत में, जिसका निर्माण हुआ 1966 में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नहीं लिखा क्या? कई बच्चे लिख रहे हैं। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, ये लिख लिया तो आराम से लिख लेना। मैं जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति हूं ही नहीं, बड़ा शाना आदमी हूं, आराम से पढ़ना है। 1960 ईस्वी में रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में क्या हुआ? अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन एक नई प्रणाली। और 1966 में भारत में एक संस्था बनी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। अब लिखिए अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार और उनके जन्मदाताओं के नाम लिख लेते हैं बस अपन तो। रेखीय को क्या कहते हैं? बाह्य अभिक्रम। रेखीय या बाह्य अभिक्रम। जन्मदाता कौन है? बोलो महाराज, कौन है? स्किनर। तो साखीय या आंतरिक अभिक्रम बोलो है जी? नॉर्मन ए क्राउडर। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन बोलो जी। थॉमस एफ गिलबर्ट। इसका नाम गिलहरी रख देते तो क्या ठीक था? गिलबर्ट, राजस्थान में शब्द चलता है ना, गिलगावरी। हाँ। और आजकल तो कंप्यूटर आधारित अभिक्रम और चलने लग गए। आप ऑनलाइन जो प्रश्नों को सोल्व करते हो ना, तो खुद ही तो सोल्व कर लेते हो और बाद में उसका उत्तर भी आ जाता है और खुद को पता भी चल जाता है, हाथों हाथ रिजल्ट आ जाता है। तो वो भी एक अभिक्रमित अनुदेशन ही तो हो गया भाई। आप हर चैप्टर के 20-20 प्रश्नों की स्लाइड मिल जाए, आजकल आंसर सबमिट करते तुरंत रिजल्ट आ जाता है, आपका कहां क्या गलत हुआ तो वो एक अभिक्रमित अनुदेशन ही तो हो गया। इन तीनों के नाम लिखो, चौथी लिखो कंप्यूटर आधारित अभिक्रम। रेखीय बाह्य अभिक्रम स्किनर महोदय, साख्य आंतरिक अभिक्रम नॉर्मन ए क्राउडर, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस एफ गिलबर्ट। और एक चलता है कंप्यूटर आधारित अभिक्रम। बढ़ जाए आगे? नहीं, आराम आराम से लिख रहे हैं। कंप्यूटर आधारित अभिक्रम में लिखो क्या है कंप्यूटर आधारित अभिक्रम। अरे मान लीजिए एप्लीकेशन में आप टेस्ट देते हो, टेस्ट सबमिट करते ही तो आपका रिजल्ट आ जाता है, कौन सा सही हुआ पता चल जाता है, गलत कौन सा हुआ उसका पता चल जाता है, जो गलत हुआ उसका उत्तर क्या था ये भी पता चल जाता है। तो वो एक तरह का अभिक्रमित अनुदेशन ही तो हुआ। तो लिखिए उपर्युक्त तीनों प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग इसमें होता है। वही इन तीनों का निचोड़ है ये कंप्यूटर आधारित। उपर्युक्त तीनों प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग इसमें होता है। उपर्युक्त तीनों प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, अब लिखो विशेष बिंदु, 2 बिंदु केवल, विशेष बिंदु। अरे अपन एक वो प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं ना, सुकराती विधि जिसको कहते हैं, प्रश्न करना उत्तर देना, तो वो भी एक तरह का है तो अभिक्रमित अनुदेशन। तो अपन ये कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभिक स्वरूप सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि में दिखता है कि नहीं है? ठीक है, तो लिखो प्राचीन काल में एक समय की बात है,
प्राचीन काल में इसका सुकरात प्रश्नोत्तर विधि में प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में इसका सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि में प्रयोग हुआ। प्राचीन काल में इसका सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि में प्रयोग हुआ। हो गया खूब, अभिक्रमित अनुदेशन। एक लाइन चाहे तो और लिख सकते हैं, चाहे तो भाई इसमें बालकों की रुचि का भी विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। बालकों की आपकी क्षमताएं क्या है वो तो अपनी गति के अनुसार बढ़ेंगे, लेकिन पाठ तो क्रमबद्ध तरीके से आएंगे। अब किसको किसमें रुचि, किसमें रुचि नहीं है वो एक दूसरा विषय है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया अभिक्रमित अनुदेशन? तो एक बार रिपीट कर दीजिए ढंगी सी आवाज के अंदर जितनी निकले सुबह सुबह। कौन सी विधि है भैया? इस अभिक्रमित शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस विधि के जन्मदाता कौन है? 1900 कहां के हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग 1963 सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद। फिर हमने यहां दो बातें कही। बातें क्या? सीधा सीधा कि ज्ञान को छोटे छोटे खंडों में तर्क सम्मत खंड में बांटना अभिक्रमित है, और उस पूरी पद्धति को क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें विद्यार्थी प्रयत्न तथा सफलता द्वारा, अरे बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। इसको हमने कितने पदों में बांटा? 5 में। पहले पूरे ज्ञान को तर्क सम्मत ढंग से छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे। प्रत्येक खंड को क्या कहेंगे? फ्रेम। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, इसमें हर विद्यार्थी सक्रिय रहता है अधिगम के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक समस्या का सामना करते हुए। ठीक है। पुनर्बलन का नियम, यदि उत्तर सही होंगे तो उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, गलत होंगे तो वापस बढ़ेगा। तो आपके उत्तर ही आपकी सफलता और असफलता को क्या करते हैं? तय करते हैं। स्वगति का नियम, जिसकी जैसी सीखने की गति है उस विधि के अनुसार वह आगे बढ़ेगा। स्वयं मूल्यांकन में, इसमें विद्यार्थी अपना मूल्यांकन स्वयं भी कर सकता है, और यदि लिखित उत्तर का विषय है तो गुरुजी से मूल्यांकन कर सकता है, ताकि गुरुजी उसकी कमजोरियां बता दें, उसको दिशा निर्देशित कर दें, वो आगे बढ़ जाए। फिर हमने इसमें 2 तथ्य लिखे। 1960 में रॉबर्ट मेगर के नेतृत्व में एक नई प्रणाली का जन्म हुआ, अधिगम कर्ता नियंत्रित अनुदेशन। सीखने वाले के नियंत्रण में हो सीखने की पूरी प्रक्रिया। और 1966 में भारत के एक इंस्टीट्यूट बना, एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, एक संस्था बनी। फिर हमने क्या कहा कि 4 प्रकार के अभिक्रम होते हैं मुख्यतः। रेखीय बाह्य अभिक्रम का जन्मदाता स्किनर, आंतरिक शाखीय का क्राउडर, और अवरोही का थॉमस एफ गिलबर्ट। और आजकल कंप्यूटर आधारित अभिक्रम भी चलता है, जिसमें तीनों विधियों का क्या होता है? समग्र स्वरूप होता है। शुक्रात की प्रश्नोत्तर विधि में भी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। समझ में आया अभिक्रमित अनुदेशन? आया? कक्षा को विश्राम दें। जय हिंद।